एक एक क्वेश्चन को बारीकी से करेंगे। आज ले पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक एक चैप्टर को बारीकी तरीके से करेंगे। ऑल चैप्टर करेंगे ऑब्जेक्टिव, क्लियर है ना। लाइन बाय लाइन करेंगे तो अच्छे से आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके एक बेहतर नंबर लेकर आ सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, क्लास 10th में हो, बेहतर तरीके से पढ़ाई करो, ऑब्जेक्टिव की तैयारी बेहतर कर सकते हो। और बाकी भी गाइडेंस लेकर आता रहूँगा, स्ट्रैटेजी लेकर आता रहूँगा, बिल्कुल मचा देने वाले हो तुम सब। क्लियर मत लो, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। पहले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, अच्छे तरीके से आपको बस देखना है। क्लियर, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो दूसरा रूप किसको माना जाता है? तो जाति प्रथा को हम लोग दूसरा रूप मानते हैं। क्लियर है, तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा हमने जो चीज़ें आपको बताई। तो पहला का आंसर क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लोग बैक टू बैक सारे क्वेश्चंस करेंगे। वीडियोस को 2x पे लगा के बाद में फिर से एक बार सुन लेना। सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, तो सुनना 13 से 14 मिनट का वीडियोस होगा, अबव होगा तो 15 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जब 15 मिनट में मैं आपसे 40 ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ, अच्छे से करा रहा हूँ, तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जो जाति प्रथा है ना मेरे भाई, वो किस प्रकार का है? तो अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। क्लियर ना। तो पहला का ऑप्शन तो क्लियर हो गया होगा, दूसरा का भी मैंने अच्छे तरीके से बताया। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से याद करते हुए चलना। क्लियर है। अगला सवाल हम लोग करते हैं, जो कि 3 नंबर का सवाल है आपका। 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो जो चैप्टर है तुम्हारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक थे भीमराव अंबेडकर। कौन था? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। तो अच्छे से याद रखना, भीमराव अंबेडकर। तो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 4 नंबर का सवाल है। इसका आंसर आपको फटाक से देना है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था मेरे भाई? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कौन से राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। नहीं समझ में आ रहा है? डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। जितने भी वीडियोज़ आएंगे वहाँ आपको सेंड कर दिए जाएंगे, और जो भी PDF डाला जाएगा वो ग्रुप में ही डाला जाएगा। तो आप आराम से रहो, ठीक है, वो चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएंगी। अगला सवाल है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार मेरे भाई रोजगार है ना, सृजन। क्या है? रोजगार सृजन। क्लियर है ना। चलो, तो अच्छे से याद हो गया होगा आपको। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर का सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो किस वर्ग के मेरे भाई पूछ रहा है ना। तो दलित वर्ग में, एक पिछड़ी जाति में ये जन्म लिए थे। दलित वर्ग उसको कहा जाता था। पहले जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया था, बहुत पिछड़ी जाति में, है ना, जिन्हें छूने तक का अधिकार नहीं था बड़े जाति वाले को, ना बैठने का था, ना उनके पानी को, ना कुएं में हाथ डालने का था, तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, बिछड़ी वाले थे। ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किनके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि 8 नंबर का सवाल है आपका, कि विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना, विडंबना का अर्थ होता है उपवास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपवास। अच्छे से याद रखना, विडंबना का अर्थ क्या होगा? उपवास होगा। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि 9 नंबर का सवाल है मेरे भाई। तो 9 नंबर का सवाल आप देखो आराम तरीके से। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे की किस प्रकार प्रभावित करता है? यानी जो जाति प्रथा है ना, मनुष्य को पेशे की ओर किस तरह से प्रभावित करता है? तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है। एक पेशे में बांध देने का मतलब है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा पेशा बन गया, तो मैं जीवन भर अगर इसी चीज़ को करता रहा तो एक पेशे में मैं बंध जाऊंगा। सिंपल सा बात है। तो उसी चीज़ को ये बोल रहे हैं कि एक पेशे जो प्रकार है वो प्रभावित करता है, तो एक तरह का अगर कोई काम करेगा तो उसमें वो प्रभावित हो ही जाएगा। और अगला सवाल है 10 नंबर का, सच्चे लोकतंत्र का प्राय आपको बताना। सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या होता है मेरे भाई? तो भाईचारा। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि लोग एक तरह से रहें, लोगों का जहाँ राय चलता हो, लोगों की जहाँ बातें चलती हो। तो कहा जा रहा है, भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अगर दुनिया में हर कोई भाईचारा बना के रखेगा, एक भाई की तरह व्यवहार करेगा, तो बेहतर तरीके से रह सकता है, ज़्यादा दिन तक ट्रैवल कर सकता है, रह सकता है, जीवन को व्यतीत कर सकता है, अच्छे तरीके से साथ रह सकता है। तो उस तरह से भीमराव अंबेडकर बताते थे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति जो थे ना, वो कौन था? ज्योतिबा फुले। कौन? ज्योतिबा फुले जो थी वो रचनात्मकता के प्रेरित व्यक्ति थे। तो उम्मीद करता हूँ ये याद हो गया होगा। दो बार बोलोगे कोई भी चीज़, 40 ऑब्जेक्टिव है तो ट्राई करना इस वीडियोज़ को आप 2 बार देख लो कम से कम। एक बार देख लो, फिर बाद में देखना, एक दिन बाद रिवीजन करना। प्लेलिस्ट बना के इसलिए बना दिया गया है। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे, है ना, बड़ौदा नरेश के कारण। किनके कारण? बड़ौदा नरेश के हेतु वो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे, है ना। अगला सवाल है जो कि 13 नंबर का सवाल है। मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ, तो बेहतर तरीके से आपको करनी है। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक जो थे वो भीमराव अंबेडकर ही थे। तो ये याद होना चाहिए, बुद्धा एवं हिंद धम्म के। ठीक है, चलो अगला सवाल है मेरे भाई 14 नंबर का। ध्यान से देखो, भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की जो रचना है ना, 4 को तुम्हारे पास ऑप्शन दिख रही है। द राइट्स एंड फॉल ऑफ द हिंदू विवेनी, सही है। ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया, विचार और वितर्क भी नहीं लिखा गया, भारतीय लिपियों की कहानी नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल तुम्हारा सही है। क्लियर ना? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। अगले सवाल के हम लोग ऊपर बात करते हैं। 15 नंबर, टोटल 40 है। ट्राई करना कि 20 देख के फिर से जाना, स्टार्टिंग से 1 से ट्राई करना कि कितना याद हुआ आपको, ठीक ना। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यकता मानता है? तो मानता है कार्य कुशलता के लिए, इम्पोर्टेंट देता है, महत्वपूर्ण मानता है, आवश्यक मानता है। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए? कार्य कुशलता के लिए। और अगला सवाल है जो कि 16 नंबर का सवाल है। भारत की जाति जो प्रथा है ना, वो क्या विशेषता है? तो जो विशेषता है मेरे भैया, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। क्लियर है? अगला सवाल है, बहुत आराम से करा रहा हूँ, 15 से 17 मिनट लगेंगे ही, आराम से आपको करना है। लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? लेखक आज भी उद्योगों मतलब बिजनेस में, काम में गरीबों को उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? तो मानता है निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशता पूर्व करना, विवश होकर करना, है ना, तो उसे मानता है। ठीक है, यहाँ पर विवशता वश लिखा है, मतलब वही मजबूर होकर काम करना। ठीक है, तो उसका मतलब तो वही हो जाएगा ना, मजबूर होकर काम करना। और अगला सवाल तुम्हारा होता है 18 नंबर का, ध्यान से बताना है इसे। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे भाई विभाजन नहीं है, जो जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इंसान जो चाहे वो नहीं कर सकता था पहले, जो चीज़ में रुचि है, इंटरेस्ट है, इंसान वो काम नहीं कर पाता था। जो इनके पिता का जो पेशा था, तो पिताजी क्या करते थे, तो जाति के अकॉर्डिंग काम बांटा गया था, तो वहीं आपको करना है। आपका रुचि किस में है उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति की ऐसी पेशे चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, यानी पिताजी का पेशा ना हो, वैसा पेशा आप चुन ही नहीं सकते हैं। जो पिताजी आपके काम किए हैं, केवल आप उसी काम को चुनकर और उस बिजनेस को, व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। क्लियर ना? आधुनिक मनु कहाँ गया है? जो आधुनिक मनु है, यानी आजकल का जो मनु है, जिससे हम लोग भीमराव अंबेडकर को जन्म में मनु कहा जाता था मेरे भाई, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता था। ठीक ना, आजकल इन्हें अंबेडकर के नाम से जाना जाता था और पहले इनको मनु के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल जो कि 21 नंबर का है, संचारित का शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ होता है प्रवाहित। क्या होता है? प्रवाहित होता है। संचारित का जो शब्दार्थ है वह होता है प्रवाहित। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो अगला सवाल हम करते हैं, थोड़ा सा पेन को चेंज करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब है, बाबा भीमराव अंबेडकर। पूरा इनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 21-22 तक टोटल याद हो गया होगा। आपने देखा तो ऑप्शन क्लियर होगा ना माइंड के अंदर कि आप कौन से ऑप्शन देख रहे हो। लेखक के दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की जो बात है वो किस पे कहा गया है मेरे भाई? जातिवाद के पोषक गणना पर, है ना, तो न गढ़े पर। ये जातिवाद का जो पोषक था ना, इसके ऊपर बात करा गया है विडंबना के रूप में।
देखो एक एक क्वेश्चन को जब आप करोगे ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैंने निकाल रखे हैं क्योंकि पूरा चैप्टर का निचोड़ देना था। बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि से जिसमें स्वतंत्रता है ना, समता और भातृत्व का भाव हो, यानी कि भाई के जैसा भाव हो, ममता हो, करुणा हो, स्वतंत्र हो यानी कि आज़ाद हो, तो उस तरह से समाज को होना चाहिए। क्लियर है ना? यानी कि हमारे समाज को, यानी हमारे गांव के लोग, राज्य के लोग, देश के लोगों को इस तरह से होना चाहिए, भाईचारे बना कर रखने के लिए। लेखक, अगला सवाल है तुम्हारा मेरे भाई 25 नंबर का, कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो मानता है किसे? जाति प्रथा को। किसे मानता है? जाति प्रथा को प्रत्यक्ष कारण मानता है, मेन कारण मानता है। 26 नंबर का आपका सवाल है और 26 नंबर के सवाल का आंसर आपको देना है, फटाक से आप बताओगे। क्लियर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अच्छे से याद रहना, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। क्लियर ना? अगला 27 नंबर का सवाल है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऐप डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और प्लेलिस्ट ले आप कोई भी सब्जेक्ट देख सकते हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जैसे मान लो दूध और पानी को मिला दोगे तो कोई किसी का रंग नहीं बदलता, जैसा वैसा ही रहेगा। दूध है दूध, तो उसी तरह से बोलते हैं कि दो तरह से इंसान को नहीं होना है, ठीक है, एक तरह से होना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो ये सिंपल सा सवाल था, है ना, महू मध्य प्रदेश, याद रहेगा ना? चलो, महू मध्य प्रदेश। और अगला है 29 नंबर का सवाल है तुम्हारा, कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था मेरे भाई? तो बहिष्कृत भारत का। किसका? बहिष्कृत भारत का इन्होंने संपादन किया था। और अगला सवाल है 30 नंबर का, और 10 बचा है तो आराम से करेंगे, घबराना नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का वांगम में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? खंड पूछ रहा है, तो टोटल 21 खंड में प्रकाशित हुई थी डॉक्टर अंबेडकर का जो वांगम में हिंदी के कितने खंडों, वांगम में जो उन्होंने लिखा था वो टोटल 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था, यानी कि छप के बाहर आया था। कितने खंडों में? 21 खंडों में। अगला, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता यानी किसने भारतीय संविधान को लिखा है? तो भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर को हम लोग जानते हैं भारत के संविधान के रचयिता के रूप में, लेखक के रूप में देने के अर्थ में। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए मेरे भाई याद रखना, तो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को, किसको? श्रम विभाजन। कहाँ? ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन। और अगला सवाल है, जो कि अगला सवाल हम लोग करते हैं, 33 नंबर का सवाल है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो पिताजी का नाम था रामजी सकलपाल। क्या नाम था? रामजी सकलपाल, याद रखना, रामजी पिताजी के नाम, है ना। और मम्मी का नाम यहाँ पर पूछ दिया तो भीमा। क्या नाम था? भीमाबाई। मम्मी का नाम क्या था? भीमाबाई, डॉक्टर के, ठीक ना। डॉक्टर अंबेडकर के मम्मी का नाम क्या था? भीमाबाई नाम था मेरे भाई, ठीक है। 35 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखो, कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? ईस्वी का नाम बताना है। तो पीएचडी उन्होंने 1916 में कंप्लीट करके उसकी सर्टिफिकेट को ले लिया था, उसके सर्टिफिकेट को 1916 में ले लिया था पीएचडी करके, ठीक है। अगला, द कास्टस इन इंडिया वेयर मैगनीज में किनकी रचना है? रचना पूछ रहा है, यानी किसने लिखा था? तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा था द कास्टस इन इंडिया वेयर, है ना, याद रख लेना। चलो, अगला सवाल है 37 नंबर का, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है मेरे भाई हानिकारक, यानी कि नुकसानदेह। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है, जाति देखो नुकसान ही करता है हमेशा, तो ये हानिकारक इसे माना गया है अंबेडकर के द्वारा। और सच्ची बात भी है, क्योंकि तुम्हारा जाति तुम्हें पीछे करता है। फिल इन द ब्लैंक्स है, पैसे का दोषपूर्ण पुण्य निर्धारित कराती है, तो क्या कराती है? जाति प्रथा, जाति प्रथा ही कराती है। तो इन्होंने बहुत सोच समझ के एक चैप्टर ही लिखा था, वैसे तो बुक लिखा था मेरे भाई, बट एक छोटा सा चैप्टर वहाँ से बनाया गया है, ठीक ना, ताकि आप लोग कुछ सीखोगे क्लास 10th में। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बना।
जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का कारण बना। देखो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों, तो सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा, सी नंबर का। ठीक है, और लास्ट सवाल है मूक नायक क्या है? मूक नायक, तो मूक नायक मेरे भाई पुस्तक है एक, है ना, नाम है मूक नायक पुस्तक का, याद रख लेना, है ना। तो अच्छे से याद रख लेना, जो मूक के हीरो है ना क्या है, तो ये मूक नायक एक किताब ही था, जो पुस्तक था। तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने किया ना। आगे जितने भी तुम्हारे चैप्टर हैं सबके ऑब्जेक्टिव हम लोग बारीकी से करेंगे, बेस्ट तरीके से करेंगे। ठीक है मेरे भाई, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।